बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव जारी है। सीमा पर कई बार दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने आई है और हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। एलएसी पर चीनी सेना हमेशा से ही एग्रेसिव मोड में रही है, जिसका भारतीय सेना की तरफ से भी जवाब दिया जाता है। और अब भारत और अमेरिका मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि चीन तिलमिला जा सकता है। दरअसल भारत और अमेरिका की सेनाएं इसी महीने एलएसी के करीब उत्तराखंड की औली में मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच होगी। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच साझा युद्धाभ्यास ये इसका 15वां मौका है। बता दें आपको कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसे युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। ये एक्सरसाइज भारत में होती है और एक साल ये एक्सरसाइज जो है वो अमेरिका में होती है। पिछले साल ये युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था, इसीलिए इस साल ये एक्सरसाइज भारत में होनी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब अमेरिका और भारत की दोस्ती से पहले ही चीन तिलमिलाया रहता है। ऐसे में ये मिलिट्री एक्सरसाइज उसके लिए एक बड़ा मैसेज है। उत्तराखंड का ओली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलएसी करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड से सटी एलएसी भारतीय सेना की सेंट्रल सेक्टर का हिस्सा है। यहां पर एलएसी का बाड़ूखती इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवादित रहा है। पिछले 2 साल के दौरान जब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही थी, तब इस इलाके में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ने की खबर लगातार आती रहती थी। यही वजह है कि नवंबर के महीने में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज बेहद अहम हो जाती है। भारत और चीन के बीच एलएसी 10,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। गलवान घाटी, जहां साल 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, वो भी करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसे में युद्धाभ्यास के जरिए भारत अपनी हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति अमेरिका से साझा करेगा। वहीं अमेरिका सेना भी अलास्का जैसे बेहद ही सर्द इलाकों में तैनात रहती है, जहां पर 12 महीने बर्फ रहती है। ऐसे में अमेरिकी सेना ने अपने हाई एल्टीट्यूड स्ट्रैटेजी भारतीय सेना से साझा करेगी। दरअसल बता दें आपको कि मिलिट्री एक्सरसाइज के अलावा अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सैन्य ताकत मालाबार एक्सरसाइज में भी नजर आएगी। चारों क्वाड देशों की ये मिलिट्री एक्सरसाइज 8 से 18 नवंबर तक होगी, जिसमें खतरनाक वॉरशिप, सबमरीन, हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन अपनी ताकत का नमूना दिखाएंगे। ये एक्सरसाइज इस बार जापान में हो रही है, जहां भारत की तरफ से भी सबमरीन और एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। तो ये एक्सरसाइज और आपको बता दें कि भारत में हो रही है अमेरिका और भारत की साझा एक्सरसाइज। एक साल ये एक्सरसाइज अमेरिका में होती है, एक साल भारत में होती है और इससे जो चीन है वो तिलमिलाया हुआ है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी है, पूर्व राजनयिक है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत ओझा साहब आपके साथ करते हैं। सर ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये चीन के लिए कितना बड़ा संदेश दे रही है और क्या संदेश दिया जा रहा है इसके जरिए चीन को? देखिए, जो भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, खास करके चीन को लेके, वो बड़े कॉमन इंटरेस्ट हैं। और जो माउंटेन वॉरफेयर है या जहाँ पे जो एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज यही है कि दोनों सेनाओं को मौका मिलता है एक दूसरे से सीखने का, अपना स्किल बढ़ाने का। और ये स्किल बढ़ाने से निश्चित रूप से भारतीय सेना को एक बहुत बड़ा एक अपग्रेड मिलता है। भारतीय सेना भी सीखती है और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ भारतीय सेना सीखती है, अमेरिकी सेना को भी
बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है, खास करके हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर पे। तो चीन को इससे कंसर्न है, क्योंकि चीन की ये एक एरिया है जिसमें उसकी बहुत अधिक महारत हासिल नहीं है, बहुत अधिक एक्सपर्टीज नहीं है, और इस वजह से इस एक्सरसाइज से उनको ये साफ संदेश जाता है कि भारतीय सेना तैयार है हर तरीके से, खास करके इस एरिया में लड़ने के लिए। आप देखिए कि बहुत ये 1960 के आसपास से ही कि चीन की इस एरिया की एक्सपर्टीज नहीं होने की वजह से ही उन्हें कई दफे रिट्रीट करना पड़ा। हम लोग कई दफे 1962 की तो बात करते हैं, लेकिन 1967 में भी एक ये युद्ध हुआ था, एक छोटा सा माइनर स्कर्मिशेस हुए थे, जिसमें भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठी सेना को खदेड़कर बाहर कर दिया गया था। तो हालात एकदम बदले हुए हैं। इस जी एरिया में हमारी एक्सपर्टीज है, हम मजबूत हैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में चाइना के मुकाबले, और इससे साफ चाइना को लगना चाहिए कि उनके लिए कोई भी मिस एडवेंचर बड़ा खतरनाक होगा, उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और यही वजह है कि आपने देखा कि जब गलवान के समय में चीन ने क्या काम किया था कि सारे अपने यहाँ न्यूज ब्लॉक कर दिए थे, कौन कितने लोग हताहत हुए थे उसको उन्होंने बताने की कोशिश नहीं की। और यहाँ तक कि कुछ मीडिया में जो रिलायबल सोर्सेस थे वो आ रहे थे कि चीन के सैनिक डरे हुए थे, बेड वेटिंग से लेकर उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही थी। तो ये देखिए कि इसके बाद जो है मेरे ख्याल से भारतीय सेना की जो प्रोफेशनलिज्म है, खास करके इस किस्म के वॉरफेयर में, वो उनको साफ साफ संदेश जाएगा। जी। चीन का तिलमिलाना ये क्या बताता है सर? आपसे मैं जानना चाहूंगी झा साहब। किस ग्रुप किस जी 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 को कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, चीन कभी भी उसके अगर आसपास में कोई ऐसी हरकत होती है जिसका कि मिलिट्री एक इम्प्लीकेशन है, तो चीन तिलमिलाता है। चाहे वो आप भारत की जो सैनिक अभ्यास है यूएस के साथ में वो ले ले, या पहले क्वाड का हुआ है, या पहले इसके पहले जो साउथ चाइना सी में जॉइंट एक्सरसाइज जैसे उसका हुआ है, अमेरिका ताइवान का हुआ, अमेरिका जापान का हुआ है। तो जब भी चीन के विसिनिटी में आसपास में कहीं भी इस तरह की एक्सरसाइज होती है तो चीन जो है वो अपना रिएक्शन देता है, वो इसको पसंद नहीं करता है। लेकिन ये उसके पसंद या नापसंद की बात नहीं है। और दूसरी चीज, अभी जो ये एक्सरसाइज हो रही है इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया में, तो ये देखिए ये काफी दिनों से चल रही है। मैं भी जब सर्विसेज में था तो तब भी हमने ये देखे थे, ये बहुत हाई लेवल की नहीं होती है। हमारे दिनों में जबकि ये एडवांस सिस्टम्स जो हैं, जैसे ड्रोन से, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ, जैसे ट्रिपल सी जो कम्युनिकेशन कमांड एंड कंट्रोल का जो एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम प्लेन्स में तो बहुत अच्छे काम करती हैं। लेकिन जब भी हम लोग वॉरफेयर के लिए हाई एल्टीट्यूड में जाते थे या एक्सट्रीम कोल्ड में जाते थे, और ये जो लद्दाख का एरिया है यहाँ तो एक्सट्रीम कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड दोनों मिला हुआ है, और उसके ऊपर से ये जो स्नोई फील्ड है तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि ये हाई एल्टीट्यूड में, इस तरह के हाई एल्टीट्यूड में जैसे लद्दाख में है, यहाँ पे दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं वॉरफेयर में। एक तो जो सैनिक जो अभ्यास के लिए आते हैं उनका हाईली एक्लिमेटाइज होना, हाई एल्टीट्यूड के लिए एक्लिमेटाइज होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा 1962 वॉर में हमने ज्यादातर जो सैनिक थे वो इसीलिए खोए थे कि वो हाई एल्टीट्यूड से एक्लिमेटाइज नहीं थे। तो चाहे माउंटेन सिकनेस हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा हो, ये सब जो चीजें हैं जानलेवा होती हैं। तो ये बीमारियां जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड में आम हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भी सैनिक जाएंगे वो पूरी तरह से एक्लिमेटाइज जाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम है एक्सट्रीम कोल्ड, और वो भी स्नो। तो इस एक्सट्रीम कोल्ड और स्नो में कितने सारे बंदूकें काम नहीं करती हैं, मतलब इतनी फ्रोजन हो जाती है वहां पे सारी चीजें आपकी कि वो काम नहीं करते हैं। आपके जो लोग हैं वो अगर अच्छी क्लोथिंग, एप्रोप्रिएट क्लोथिंग नहीं हो तो वो जम जाएंगे उस कोल्ड में। साइकिल में हमारे जो कोल्ड है, जैसे कुमार पोस्ट है या पोस्ट 5 में चले जाइए, वहां पे -30 -40 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर वहां पे होती है। तो ऐसे क्लाइमेट को सर्वाइव करने के लिए स्पेशल क्लोथिंग होती है। और मुझे बहुत गर्व ये कहने में हो रहा है कि जब से गलवान हुआ था उसके बाद जो मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वेदर जो लाए, क्लोथिंग जो लाए हुए हैं, इसमें सेल्फ हीटिंग है। इसमें अगर लोग वहां पे स्नो में अगर ऑपरेट भी कर रहे हैं तो उनकी जो क्लोथिंग है वो सेल्फ हीटेड है और वो लोगों को प्रोटेक्ट करती है और काफी लंबे समय के लिए। तो ये सब स्पेशल तरीके हैं। और लास्ट कि ऐसे एरिया में
जो आपका अर्ली वार्निंग है या मैसेजिंग है या कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही सटीक होना चाहिए। आज के दिन में जब आपके पास में ड्रोन है, जब हमारे पास में सैटेलाइट हैं, जब हमारे पास में एवैक्स हैं, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट के, तो इन सारी चीजों से एनिमी ग्राउंड से जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो गैदर करके अपने सीसीसी को, कमांड कंट्रोल को देके फिर उसके बाद जो इफेक्टिव स्टेप होता है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो इस सबको मिला के ये एक नया अभ्यास है। इसमें कुछ नए मिलिट्री इक्विपमेंट भी आए होंगे यूएस से, हमारे भी अपने इक्विपमेंट हैं, तो इन सबों का एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। नेहा जी, ठीक है। ओझा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, ये तो एक युद्धाभ्यास है जो कि होता है, हर साल होता है, लेकिन क्या इससे ये कहना कि भारत और जो अमेरिका है उसके रिश्ते और सुदृढ़ होंगे और बेहतर होंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे का सोचेंगे और दोस्ती मजबूत होगी, ये कितना सही है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली बात कि हमारे और अमेरिका के संबंध इतने मजबूत हैं कि हम एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है दोनों के मिलिट्रीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी नॉलेज, हम अपनी एक्सपीरियंस एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और उस शेयर करने से हम इक्विपमेंट शेयर कर रहे हैं। और दूसरे आप देखें कि पिछले 2-1 साल में कई एक और एग्रीमेंट्स हैं जहां से हम लॉजिस्टिक्स या उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के। तो ये जो है ट्रस्ट तो दिखाता है, लेकिन ये चीज बड़ी साफ है कि ये जो भारत का जो चीन से विवाद है, उस विवाद को हमें अपने बूते पे ही हैंडल करना है। हमारा कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वॉर के समय अमेरिका आके हमारे साथ खड़ा होकर लड़ाई करेगा, वैसी हमारी कोई अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्वाड भी आपने कहा कि एक डायलॉग है, उसमें भी कोई मिलिट्री अलायंस के रूप में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जो एक चेंजेस हो रहे हैं, जो ये नॉलेज शेयरिंग हो रही है, तो दोनों आर्मीज के स्किल को भी बढ़ा रही है और ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किसी हद तक चलता रहेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए नेहा जी कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अलायंसेस का जो जमाना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो दौर खत्म हो चुका है। अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग देशों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है और कई एक मुद्दे पे, कई कुछ जगह से हमारे डिफरेंसेस भी हैं, तो कुछ मुद्दे पे हम बहुत कॉमन है। और जहां तक भारत और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या कोई भी ईस्ट चाइना सी हो या इंडो पैसिफिक हो या एशिया पैसिफिक हो, तो उसमें भारत और अमेरिका का के रिश्ते या उनके इंटरेस्ट एकदम कन्वर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो है चाइना को इसी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। चाइना हमेशा कोशिश करता रहा है, कई एक जरिए उसे बहुत जबरदस्त नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी तो बनाई है, लेकिन चाइना जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम का स्टेक होल्डर बन के, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन के काम नहीं करना चाहता है। वो दुनिया को सब्जुगेट करना चाहता है। वो क्या कर रहा है कि जितने जो है अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं, जो रोग रिजीम्स जिनको कहते हैं, उन सबको वो जो है अपना सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनमें ऑटोक्रेट्स को प्रॉप अप कर रहा है और उनको एक तरीके से उन्हीं के देश में, उन्हीं के एलीट को अपना एक सबसर्विएंट बना के उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना का ये जो ग्लोबल एजेंडा है, उस एजेंडा को इससे धक्का मिलता है। एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है और इसके टेंजिबल बेनिफिट्स भी हैं। जैसे बताया झा साहब ने कि हमारे इक्विपमेंट टेस्ट कर लेते हैं, हम अपनी कोऑर्डिनेशन टेस्ट कर लेते हैं, हम अपनी स्किल एनहांस कर लेते हैं और आने पे किसी भी सिचुएशन पे हम बैटल रेडी रहते हैं, फ्यूचर के हिसाब से बैटल रेडी रहते हैं। कहाँ कमी है, कैसे कमी है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और साथ में चूंकि दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री तो है ये अमेरिका की, चाइना से बहुत एडवांस मिलिट्री है, तो क्या फीडबैक है? निश्चित रूप से उनके कुछ एक एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ हमारी भी अपनी एरिया में बहुत एक्सपर्टीज है। हमारी भी डिफेंस फोर्स जो है दुनिया के अपने एरिया में सबसे प्रोफेशनल फोर्स है। निश्चित रूप से हमारे पास उतने बजटरी एलोकेशन नहीं है, उतने टेक्नोलॉजिकल ये नहीं है, लेकिन काफी चीजों को हमने गैप किया है और कई एक जगह में ऐसे एक्सरसाइज के बाद, इस प्रोसेस के बाद जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे हमने कहा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बारे में या लॉजिस्टिक्स कॉमन एक्सेस करने के बारे में, तो इन तमाम चीजों को लेके इसके अपने एडवांटेजेस हैं नेहा जी, और ये जो है हमारी मिलिट्री को प्रिपेयर रखते हैं किसी भी इवेंचुअलिटी में आने के लिए। देखिए, हम तो विकासशील देश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मिलिट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हम विकास कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक विकसित देश की मिलिट्री के साथ जब युद्धाभ्यास होता है तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और काफ़ी कुछ हम सिखाते भी हैं। लेकिन एक ये संदेश तो जाता है चीन को कि देखिए, जब अमेरिका के साथ हमारी मिलिट्री युद्धाभ्यास कर रही है तो बहुत कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो हम सीख भी रहे हैं। तो इससे जाहिर तौर पर एक ये संदेश जाता है कि हल्के में तो लेने की जरूरत भारत को बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये भारत वो भारत तो है नहीं 1967 वाला। अब ये भारत बहुत तेजी के साथ विकास भी कर रहा है और बाकी देशों के साथ कितने बेहतर रिश्ते हैं ये भी बताता है। जी नेहा जी,
देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो आपने कहा विकासशील देश हम हैं और हम विकसित देश के साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस पे मत जाइए, क्योंकि आज के दिन में हमारा विकासशील देश भारत अपने मिलिट्री जो माइट है इसमें इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम बहुत सारे विकसित देशों से आगे हैं। हाँ, अमेरिका एक दूसरी चीज है। अमेरिका के पास में आज के दिन में सबसे परिष्कृत जो मिलिट्री साजो सामान है वो चीज है, और उसका यूज एक्चुअल मिलिट्री सिनेरियो में, एक्चुअली वॉर सिनेरियो में कैसे करना चाहिए, ये चीज उनसे हमें जानने को मिलेगा। हालांकि आज के दिन में हम भी ऐसे बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका कि आगे के दिन में उसका डिजिटल इम्प्लीकेशंस होगा वॉर सिनेरियो में, वॉर फ्रंट में। तो अमेरिका के पास में ऐसी चीजें हैं जहां पे कि उससे हमें एक डिजिटल जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, चाहे कम्युनिकेशंस होती हैं, चाहे डिप्लॉयमेंट्स होती हैं आपके एसेट के, इसको देखने में मिलेगा। और एक और चीज है, देखिए पहले के दिनों में जो वॉर होते थे हाई एल्टीट्यूड या स्नो एरिया में या लद्दाख के एरिया में, वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते थे इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इन्फेंट्री है वो आगे हो जाती थी, कुछ जो आर्टिलरी होते थे वो सपोर्टिव होते थे। आज के दिन में हम मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक माउंटेन स्ट्राइक फोर्स करवाया हुआ है आर्म फोर्सेस के ही रिक्वेस्ट से, जो कि 2018-19 में पूरी बनके तैयार हो गई थी। और वो माउंटेन स्ट्राइक फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि कुछ घंटे में किसी भी एरिया में, चाहे वो अपने एरिया में हो चाहे एनिमी के एरिया में है, वहां पे वो डिप्लॉयमेंट कर सकती है। उसके पास में ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, आर्टिलरीज हैं जो कि इस तरह के फायर कर सकते हैं कि आपके जो फोर्सेस हैं उसके आगे जाके वो इंटरडिक्शन कर सकती है, उसके आगे जाके वो स्ट्राइक कर सकती है। तो आज के दिन में जो ये एक्सरसाइज देखने वाले हैं आप उत्तराखंड में, तो इसमें वो सारी चीजें काम में आएंगी। और आप ये भी ना भूलें कि अमेरिका के साथ में हमारा एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट है जो 2019-20 में साइन हुआ था। तो वो सब सारी चीजें हमारे पास में हैं। तो आज के दिन में जब ये एक्सरसाइज होती है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इसमें अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपनी सारी विंग्स जो हैं उसको एकदम बिल्कुल अटेंटिव रखेंगे। और आप जानते हैं आज के दिन में जो एक भारतीय जो सेना है वो एक कॉन्सेप्ट लेके चल रही है, थिएटराइजेशन, वॉर थिएटर। तो उस वॉर थिएटर में चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी के भी कुछ एलिमेंट्स हो, तो वो पहले से अनुमान लगाती है कि इस थिएटर में किन किन सर्विसेज की जरूरत है, किन किन टैक्टिक्स की जरूरत है, उस सबको एम्प्लॉय करके अपनी एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करके कमांड कंट्रोल से वो उसको सॉल्व करती है। तो आज के दिन में ये जो शुरू होने वाला है इसमें वो आप सब चीज देखेंगे। और दूसरी बात जो कहे थे कि आप डेवलपिंग, देखिए हमारी जनसंख्या 140 करोड़ ऑलरेडी हो गई है और आने के दिनों में और वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो हमारा डेवलपिंग स्टेटस है, इतने सारे लोगों को आप कम समय में डेवलप नहीं कर सकते हैं, मतलब चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे इंटायर नेशन वो नहीं कर सकते हैं, इसमें देर लगेगी। तो हम चाहे डेवलपिंग नेशन हैं, लेकिन आज के दिन में जिस तरह से एक आत्मनिर्भर प्लान है, ये आत्मनिर्भर प्लान हमारे आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को, तीनों को एकदम फोर फ्रंट में ला रही है। और एक रीजनल पावर, कम से कम एक रीजनल पावर तो बना ही देगी। आने वाले दिनों में हम शायद ग्लोबल पावर भी, सशक्त ग्लोबल पावर होंगे। यहाँ जी ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे मैं जानना चाहूंगी ओझा साहब, ये जो युद्धाभ्यास है ये तो चलिए हर साल होता है, कभी अमेरिका में होता है, एक साल भारत में होता है, लेकिन चीन के तेवर जो दिखाता है चीन, उसको कम करने के लिए जाहिर तौर पर अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये देखता रहता है और चीन के जो तेवर है उससे खार खाता रहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक उसकी तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए या होती है या आगे भी होती रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होनी चाहिए कि चीन के तेवरों को थोड़ा कम किया जा सके? जी, मैं मिलिट्री सिक्योरिटी को या मिलिट्री पावर जो है, टोटल नेशनल सिक्योरिटी पावर या नेशनल पावर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जो अब बात करें कि चीन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो बनाई है उससे बहुत सारी चीजें लाई। जैसे मैंने कहा कि इतना अधिक इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास सरप्लस है कि उन्होंने वॉर टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और उनके कई एरिया में अमेरिका से बाहर चले गए।
अमेरिका से भी आगे चले गए हैं। लेकिन जो बात झा साहब कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हम दुनिया की पहले 4-5 मिलिट्री पावर्स में से एक पावर है, ऑलरेडी है। और दूसरी बात ये देखिए कि अमेरिका सबसे बड़ा पावर होने के बावजूद क्या किया कि अफगानिस्तान में वो वॉर कंक्लूड नहीं कर पाया। जो ब्राउन यूनिवर्सिटी का एस्टिमेट है, कॉस्ट ऑफ वॉर स्टडीज है कि वो 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है टोटल अमेरिका के ऊपर खर्च है, लेकिन फिर भी वो वॉर कंक्लूड नहीं कर पाया। जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वहां पे डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेसी बिल्डिंग में आए, कर नहीं पाया। उससे पहले आप देखिए वियतनाम में क्या हुआ, उसके पहले बाद में देखिए कि इराक में भी उनकी क्या स्थिति रही कि वहां पे भी वो कंक्लूड करने की पोजीशन में नहीं रहे। तो भारत की सेना को और भारत की सिक्योरिटी सिस्टम को हमें कम नहीं आना चाहिए था। 62 एक एक्सेप्शन था क्योंकि हमारे लीडर जो है वो इसमें फ्रीडम फाइटर्स थे, बड़ा आइडियलिस्ट और रोमांटिसिस्ट व्यू हुआ करता था, उनको गवर्नेंस का या सिक्योरिटी को हैंडल करने का मौका नहीं था। लेकिन उसको छोड़े तो आप देखिए कि क्या हुआ, 65 की वॉर में पाकिस्तान को शिकस्त दिया, ठीक 62 के बाद 71 की वॉर में देखिए कि क्या हुआ, कारगिल में देखिए कि क्या हुआ। उसके बाद जो इंटरनल हमारे इंसर्जेंसी जो कवर्ड वॉर या प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट को एकदम स्टेबिलाईज कर लिया गया है। तो इसके ऐसे एग्जाम्पल जो है कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का बहुत कम है। मैं नहीं कहता कि परफेक्ट है, हमें बहुत एरिया में काम करने की जरूरत है। तो कई जगह पे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो तीनों वो ट्राई सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं और मैं एक और सर्विस कहता हूँ वो इंटेलिजेंस, उसकी भी बात करें कि इन चारों को अगर हम मिला के देखें एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, तो हम जो है कई एरिया में चीन से हमारे पास एडवांटेजेस हैं। कई एरिया में हम अमेरिका को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। जो आप बात कर रही हैं कि चीन के तेवर क्या है, देखिए दो बातें इसमें है। एक तो हमारा अप्रोच जो है हो चुका है बहुत डिफेंसिव, या जैसे आपने कहा कि हम विकासशील देश है, तो इस साइकिल से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हम कोई भी देश क्यों ना हो, लेकिन आज हमें अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। हमारे पास बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि भरोसा करना है। दूसरी बात क्या मैं कहूंगा कि नहीं, बहुत लंबा डिस्टेंस तय भी करना है हमें, क्योंकि हमें भी एक ऐसा मॉडल इजाद करना है कि हमारी जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर एक व्यक्ति जो है वो एक प्रोडक्टिव फोर्स के रूप में रहे, उसका एक नेक्स्ट टेंजिबल कंट्रीब्यूशन हो देश के रूप में। और दूसरा कई एक एरियाज में, चाहे वो डिप्लोमेटिक प्रॉवर्स हो या R&D हो या इकोनॉमिक ये हो, कि कैसे हम उसको एक नेशनल पावर की तरफ उसको हार्नेस कर सके। तो इन 2-3 चीजों में जाने की जरूरत है। और हमारे एक बड़े पावर के रूप में होना, हमारी जो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है वो चाइना से कहीं बहुत अधिक है। तो देखिए इन तमाम चीजों को लेके हमें लगता है कि चाइना हमें हमेशा अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा। चाइना के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमेशा कोशिश करेंगे दूसरों को सब्जुगेट करने की, लेकिन पूरे दुनिया के इंटरेस्ट में भी जरूरी है और हमारे इंटरेस्ट में भी जरूरी है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली पावरफुल इमर्ज करें। आज चाइना के एडवांटेज का बहुत बड़ा वजह क्या है कि अमेरिकन कैपिटलिज्म की जो लालच भरी ये रही कि उन्होंने चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री बना दिया, सब्सिस्टेंस से भी कम ये पे उन्होंने चाइना ने अपने लोगों को एक्सप्लॉइट किया और चीप लेबर के चलते एनवायरनमेंट को खराब करके जो है अमेरिका के लोगों ने प्रॉफिट किया और पूरी तरीके से उन्होंने दुनिया की इक्विलिब्रियम को खराब कर दिया। लेकिन हमें लोगों से दोष देने के बजाय जो सिस्टम है उसी सिस्टम में हमें मनूवर करना है और मनूवर करके मजबूत होना है, तभी चाइना के तेवर बदलेंगे। अन्यथा चाइना के तेवर बदलने वाले नहीं है। जब तक उनको हर तरीके से प्रेशर नहीं आएगा, चाइना मनमानी करता रहेगा। और हमें लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व ऐसा है कि जिससे भारत के लोगों में अपना सेल्फ बिलीफ और खास करके नेशनल सिक्योरिटी ये में आया है, इसको बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। नेहा जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। झा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि ये तो महज एक युद्धाभ्यास है, लेकिन चीन को एक जाहिर तौर पे संदेश देने की कोशिश, और संदेश चीन को जा भी रहा है कि अपने कहीं ना कहीं सीमा में रहिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अगर आप ज़्यादा कहीं ना कहीं विस्तारवाद की नीति को अपनाएंगे तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बाकी देश भी तैयार है और भारत तो तैयार है भी, और इससे पहले इसका जवाब दिया भी है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।